Hello everyone, welcome to Sarvoch IAS. Recently, Kaveri Water Management Authority endorsed Kaveri Water Management Committee its decision to ask Karnataka कि आप जो है 9,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर हर दिन 15 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए तमिलनाडु को रिलीज करें। और इस बात को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जो कि कर्नाटका कह रहा है कि हम खुद ही वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, और तमिलनाडु कह रहा है कि आप वाटर शॉर्टेज फेस कीजिए या जो कीजिए, आपको जो वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो आपको बात माननी पड़ेगी। और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम कावेरी वाटर डिस्प्यूट को मल्टीपल एंगल से समझें। पहला, इंटर स्टेट रिवर फेडरलिज्म के एंगल से समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के एंगल से, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है अगर किसी भी तरीके से इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट हो। एक सेकेंड, अगर किसी तरीके से इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट हो तो व्हाट आर द मैकेनिज्म टू डिसॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड सस्टेनेबल वाटर गवर्नेंस इन इंडिया। सो वी हैव टू लुक ऑल these issues with the multiple angles. So let's first see, first understand the basic thing regarding interstate river water dispute. You all know that Karnataka से कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है, तमिलनाडु में जाती है और फिर फाइनली ये सी में ड्रेन करती है अपने आप को। तो कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप इसके टोपोग्राफी को देखेंगे तो कर्नाटका कुछ अपर पोजीशन पे है। ये जो पोर्शन हो गया ये कर्नाटका का हो जाएगा और यहाँ पे तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का अल्टीट्यूड थोड़ा सा नीचे है, रिवर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो ये जो अपर पोर्शन है जो कर्नाटका से लाई करता है, कर्नाटका से बिलोंग करता है, दिस इज कॉल्ड अपर राइपेरियन रिवर। और इसे हम अपर राइपेरियन या फिर इसे हम अप स्ट्रीम भी कह सकते हैं। और जो तमिलनाडु है उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, इसे हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे या फिर इसे लोअर राइपेरियन रिवर कहेंगे। अब इसमें आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि कर्नाटका जो है ये अप स्ट्रीम है और कर्नाटका चाहे तो वाटर को कंट्रोल कर सकता है। और इससे अगर किसी भी तरीके से अगर ये डैम वैम कुछ भी बना लिया कर्नाटका, तो तमिलनाडु को इस रिवर का वाटर फ्लो मिलने में दिक्कत हो जाएगी और यहीं से पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, यहीं से डिस्प्यूट जो है अराइज हो जाता है। बट बिफोर गोइंग फर्दर, देयर इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। दिस इज सर्वोच्च IAS, completely dedicated for all those individuals who are preparing for UPSC civil services examination and any state civil services examination. This channel is completely free. This platform is completely free. We are not taking any charges from you. And the basic principle behind working of this free initiative, behind working of this Sarvoch IAS platform is education is a basic necessity, and your financial obstacles, your economic hurdles should not be a problem for getting education. So if you have a dream to become an IAS and IPS officer, then I have a dream to make you, to contribute you, to educate you, to achieve that goal, to achieve that dream. और इसी प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं। आइए हमसे जुड़िए। अगर हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया लगेगा तो हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा। किसी भी तरीके से कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने भाइयों तक शेयर करें, अपने बिलोंगिंग्स तक शेयर करें, ताकि इस फ्री इनिशिएटिव के बारे में हर किसी को पता चले और हर कोई इस फ्री इनिशिएटिव का लाभ उठा सके, सर्वोच्च IAS का पार्ट बन सके। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हमें देखना पड़ेगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु का पूरा मुद्दा क्या है। आपको पता चला अपर रिवर और डाउन स्ट्रीम। और जब भी ये सिचुएशन और भी ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाता है, जब वाटर स्कार्सिटी या फिर रेनफॉल जो है वो कम हो या फिर मानसून सही तरीके का ना हो, और इस केस में जब वाटर स्कार्सिटी हो तो ये सिचुएशन और भी ख़राब हो जाता है। सर, GS पेपर 2 में इस पूरे मुद्दे को आप इंटर स्टेट फेडरलिज्म में, सेंटर स्टेट रिलेशंस में, स्टैट्यूटरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क में और सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 262 में
कहीं भी आप इस एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हैं और ये सब कुछ अभी आपको समझने के लिए मिलेगा। जीएस पेपर 3 में ये इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, वाटर स्कार्सिटी, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जीएस 3 में इन सारे मुद्दों पे, इन सारे टॉपिक्स के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। तो सर पूरा मुद्दा आपको समझ में आया। पहली कहानी ये थी, कर्नाटका अपने आप को डिफेंड कर रहा है। कर्नाटका कह रहा है कि हम नहीं करेंगे डिस्प्यूट वाटर शेयर, क्योंकि हमारे पास जो 30 ईयर्स का एवरेज डाटा होता है पानी का, उसका 49% बिलो हमारे पास इस बार पानी आया है और हम खुद ही वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, तो हम क्यों तमिलनाडु को दें? और तमिलनाडु कह रहा है कि हमें चाहिए, है ना, तमिलनाडु कह रहा है हमें चाहिए। तो दोनों का अपना अपना आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल समझने की जरूरत है। अंडर आर्टिकल 262 पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 262 टू एजुडिकेट द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एंड परमिट्स आउस्टिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। मतलब यहाँ पर आर्टिकल 262 में ये भी पावर दिया गया है कि आप कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को यहाँ से हटा भी सकते हैं। आप अगर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट पे कोई लॉ बना रहे हैं और इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट पे आप चाहते हैं कि कोर्ट एजुडिकेट ना करे, तो आप वहाँ पे प्रोहिबिट भी कर सकते हैं, बैन भी कर सकते हैं कोर्ट को, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट ने अकॉर्डिंगली अंडर आर्टिकल 262 इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 बनाए, अंडर विच ट्राइब्यूनल्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड। इस एक्ट के अंतर्गत आप एडहॉक ट्राइब्यूनल्स बनाएंगे। जब कभी कोई डिस्प्यूट होगा तो इस ट्राइब्यूनल का काम होगा रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराना। तो डिस्प्यूट जब भी हो, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के एक्ट के अकॉर्डिंग आप ट्राइब्यूनल्स को फॉर्म करेंगे और ट्राइब्यूनल्स का काम होगा कि रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराए, डिस्प्यूट को डिसॉल्व की जाए। और ठीक इसी तरीके से द कावेरी डिस्प्यूट इवेंचुअली वेंट बिफोर द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, जब कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ कर्नाटका और तमिलनाडु में, तो एक ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया and this tribunal gave its final award in 2007, and subsequently the Supreme Court modified the allocation of water in 2018, and following this Kaveri Water Management Authority was established. This authority was established to help implement of water sharing arrangement. तो ये पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी को समझिए आप। यहाँ पे ट्राइब्यूनल बनाया गया, ठीक है, उसके साथ कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना। 2007 में जो ट्राइब्यूनल है वो अपना डिसीजन देती है और कहती है कि इतने इतने तरीके से आपको जो है वाटर शेयर करना है। सुप्रीम कोर्ट 2018 में फिर से उस अवार्ड को मॉडिफाई करती है कि जो अरेंजमेंट आपने बनाया है उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और फाइनली कावेरी वाटर मैनेजमेंट कमेटी which is responsible for implementing the water sharing arrangement between Karnataka and Tamil Nadu. So remember the institutional chain here. Remember the institutional chain. ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैसे ये सब लिखा हुआ है आपके आंसर में। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट, CWMSCR WRC इंटीग्रेशन। तो ये पूरा का पूरा चेन क्या है ना, कि सबसे पहले डिस्प्यूट अराइज हुआ, ठीक, डिस्प्यूट अराइज हुआ तो ट्राइब्यूनल फॉर्म हुआ, ट्राइब्यूनल फॉर्म हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट इस पार्टिकुलर मुद्दे में आ जाती है और फिर CWMA कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी कह लीजिए या फिर कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी कह लीजिए, जो इस पूरे वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट को रेगुलेट करेगी। नाउ व्हाई डज द कावेरी डिस्प्यूट कीप कमिंग बैक? इफ ट्राइब्यूनल वाज फॉर्म्ड, इफ अवार्ड वाज गिवन, इफ सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड द एलोकेशन कैपेसिटी, then why does the Kaveri water dispute keep coming back? Because the problem is not simply about fixed quantity of water. India's rivers depend heavily on monsoon, and rainfall varies significantly from year to year. In a normal year, sharing may be manageable,
But during a drought or hydrological distress, the question becomes how should a fixed sharing arrangement operate when the total quantity of water itself has fallen? है ना? तो आप तो वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो आप कह दिए कि इतना क्यूसेक्स जो है आपको वाटर शेयर करना है, लेकिन आप हर साल उस डाटा को भी तो देखिए कि कितना मॉनसून हुआ, कितना वाटर हुआ, कितना रेनफॉल हुआ, एंड दिस फिक्स्ड वाटर शेयरिंग फॉर्मूला क्रिएट्स अ डिफिकल्टी. This fixed water sharing formula is the main reason of conflict between two states. This creates a difficult conflict between legal obligations and ground realities. So your water sharing arrangement is your legal obligation under which you have to abide by the water sharing arrangement. But on the other hand, there is a problem. The problem is simple. Ki every year the rainfall vary, and whatever amount of water that you get in those particular season, in those particular year, needs to be revised, needs to be updated, needs to be influenced the water sharing arrangement. है ना? Karnataka has to consider its drinking water and agricultural requirements, while Tamil Nadu has downstream agricultural requirements, particularly in the Kaveri Delta. राइट. तो यहाँ पर आपको सर तमिलनाडु के डाउनस्ट्रीम पर्सपेक्टिव से, कर्नाटका के अपस्ट्रीम पर्सपेक्टिव से दोनों चीज़ों को देखने की जरूरत है. द कावेरी डेल्टा डिपेंड्स ऑन हिस्टोरिकल एंड लीगली गारंटेड क्वांटम फ्लोज फॉर इंटेंसिव मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चरल साइकिल्स सच एज द सांबा क्रॉप. Any upstream defeats directly cause severe agrarian distress in Tamil Nadu as well. Now, there is an important environmental angle in all these case. What is this environmental angle? You know, climatic or climate variability can make rainfall increasingly unpredictable. Increasing erratic monsoon, this is unpredictable. This sudden unseasonal downpours and extended dry spell in monsoon break static water budgeting models जो कि कहीं ना कहीं फिक्स किया गया है ट्राइब्यूनल्स द्वारा. And therefore interstate water disputes could become more frequently useless. है ना? Therefore interstate water disputes could become frequent unless states improve water use efficiency, है ना, reservoir management, crop diversification, groundwater management. ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट अनप्रिडिक्टेबल है, और इस सिचुएशन में आपको वाटर यूज एफिशिएंसी मेंटेन करना होगा, है ना. आपको वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को छोड़ना होगा और आपको क्रॉप्स जो आप लगाते हैं उसमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. हेवी रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल पैडी कल्टीवेशन इन द डेल्टा जोन स्ट्रेन्स लिमिटेड सप्लाईज ऑफ वाटर एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल डिमांड्स एक्टिव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड माइक्रो इरिगेशन सब्सिडीज सो दैट माइक्रो एग्रीगेशन कुड बी प्रोमोटेड, है ना, स्प्रिंकलर्स कुड बी प्रोमोटेड. ये सब लोग अगर यूज़ करें, स्प्रिंकलर्स खरीदने में, माइक्रो इरिगेशन टूल्स खरीदने में अगर सरकार सब्सिडी दे तो लोग इस माइक्रो इरिगेशन को ज़्यादा यूज़ करेंगे और वाटर एफिशिएंसी होगा, वाटर सेव होगा हमारा. दूसरा डिमांड साइड एफिशिएंसी, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम रिसोर्स रिडिस्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न वाटर कंजर्वेशन टेक्निक लाइक डायरेक्ट सीडेड राइस एंड कैनाल लाइनिंग टू मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉसेस. सो दिस इज ऑल्सो एन इफेक्टिव वे to protect our environment, to protect our agriculture, right? Real time sharing of hydrological data is important as well, क्योंकि आप जो हैं कर्नाटका तो कह रही है कि हम वाटर कम हमारे यहाँ हुआ, तो रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल डाटा आपने क्यों नहीं दिया? आपको रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल डाटा भी तो प्रोवाइड करना है. आप इस डाटा को एक सेंट्रल रिपोजिटरी में अपडेट भी तो कीजिए. और जब आप सेंट्रल रिपोजिटरी में अपडेट नहीं कर रहे हैं
तो कैसे किसी को पता होगा कि आपके यहाँ कितना पानी हुआ और कितना पानी है, कितना पानी कम है? तो ये हाइड्रोलॉजिकल डाटा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज वेयर वी कैन कनेक्ट द इशू विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के इश्यू को कनेक्ट कर सकते हैं यहीं पे। यू नो, अ रिवर डज नॉट फॉलो अ पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है? रिवर डज नॉट फॉलो अ पॉलिटिकल बाउंड्री, but our administrative system is divided into states, divided into districts, divided into multiple administrative units, and therefore managing an interstate river requires states to look beyond their individual boundaries and adopt a river basin approach. ठीक है? तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना होगा, हमें पूरा का पूरा इंटायर रिवर बेसिन अप्रोच लेने की ज़रूरत है किसी भी रिवर मैनेजमेंट में। हम अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म होना ही नहीं है ना? कभी नहीं कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना है। अब दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में या फिर आप इसका देखेंगे कि जो किस लिस्ट में वाटर आता है ना? तो वाटर जो है प्राइमरीली एक स्टेट सब्जेक्ट है अंडर एंट्री 7, इट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट अंडर entry 17. However, entry 56 of the union list, that is entry 56 of the union list, it gives parliament a role in regulating and developing interstate rivers and river valleys in the public interests. So entry 56 of union list basically empowers parliament to regulate interstate river water. जो रिवर एक से दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में फ्लो कर रही है उसमें पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा, उससे रिलेटेड रेगुलेशन जो भी होगा वो पार्लियामेंट का काम है। आपको आर्टिकल 262 भी पता है, स्पेसिफिकली डील्स विथ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। सो द कावेरी डिस्प्यूट गिव्स अस अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द टेंशन बिटवीन स्टेट ऑटोनॉमी एंड द नीड फॉर यूनियन लेवल कोऑर्डिनेशन, राइट? तो यहाँ से हमें इस बात को समझ में आया। एक क्वेश्चन है, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स पोज अ चैलेंज टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, डिस्कस विथ रेफरेंस टू द कावेरी डिस्प्यूट। ये सवाल है, इस सवाल का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इंट्रोडक्शन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? डिफाइन इंटर स्टेट रिवर कॉन्फ्लिक्ट्स एज अ कोर फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन रीजनल वाटर सिक्योरिटी एंड यूनिफाइड रिवर बेसिन मैनेजमेंट। देन आफ्टर यू हैव टू स्ट्रक्चर योर बॉडी, that is constitutional setup, where you have to mention article 262 entry 17 versus entry 56 of union list, judicial milestone like details of Kaveri water dispute tribunal award and 2018 Supreme Court verdict where Supreme Court modified the actual allocative capacity of Karnataka and Tamil Nadu. Then also you have to provide root causes, that is monsoon volatility, drinking water versus crop security, and political mobilization. You also have to mention way forward in this particular question, where you can mention crop diversification, है ना? Water intensive crops should be reduced, और इस तरीके से जो है हम पूरे के पूरे इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स में, और एक आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि यूनिफाइड रिवर बेसिन मैनेजमेंट शुड बी रिप्लेस्ड विथ स्टेट स्पेसिफिक पॉलिटिकल बाउंड्री मैनेजमेंट, ठीक है? So these are the way forward: basin level integration, shift from adversarial state-centric bargaining tables to unified autonomous river basin organizations. Then after you can integrate technology, deploy real-time telemetry, remote sensing for crop water mapping, and transparent public data dashboard to build mutual trust. So here in single line, I can say an example, that is establish a central and transparent repository for hydrological data, for real-time hydrological data, and it should be shared by each and every states. Then after depoliticization, isolate scientific water release calculations from regional electoral pressures by empowering a statutory watchdog like CWMA. So you have to depoliticize the state specific water release and its calculations, right? तो ये चीज़ें हैं सर जो आपको जानने की ज़रूरत है।
So this is all about interstate river water dispute, and this is the complete dimensions of interstate river water dispute, where we have seen that where we have seen a political angle, economic angle, uh, then after geographical angle as well as environmental angle of interstate river water dispute. We have also seen some constitutional angle regarding this interstate river water dispute. We have also seen that how this water is distributed in state list and union list, how center is empowered to regulate the interstate river water disputes and all this, right? So this is the master conclusion for your answer. You can write wherever interstate river water dispute and its related questions come up in your mains examination. Then water security in warming climate requires treating river basins as a single ecological units, reinforcing cooperative federalism over water nationalism. So this is the master conclusion for your answer. तो ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत है. अगर हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया लगा, अगर आप सब कुछ सही तरीके से, अच्छे तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ चुके हैं और टू द पॉइंट और कंप्लीटली एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनेशन अगर आपको लगता है कि ये है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा अगर आपको समझ में आया हो तो. अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा. हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस सर्वोच्च आईएएस के फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में हर किसी को पता चल सके. आपके हर किसी दोस्त को, आपके हर किसी रिलेटिव्स को, आपके हर कोई जानने वाले जो लोग हैं उन सबको पता चले. ये एक समाज सेवा है और इस समाज सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके. करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग GS2, GS3 and optional anthropology. This is the complete package. We are going to start this entire paper from mid September onwards, और ये दिसंबर लास्ट तक हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी, करेंट अफेयर्स भी और मेंस के लिए भी. तो आइए हमसे जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए. मिलते हैं.